हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 7 का चैप्टर 1। आई विल डिस्कस विद यू चैप्टर 1। ठीक है। प्रारंभिक कथन 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, इसी पॉइंट्स को आप समझिए। प्रारंभिक कथन यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि पहली चर्चा की गई है प्राचीन काल से कि आज से 1000 वर्षों के दौरान ऐसे हमारे पूर्वजों के साथ क्या घटित हुआ, क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है। क्या कुछ चीजें वहां देखने को मिली है, इसके बारे में चर्चा हम क्लास 7 के चैप्टर 1 में करेंगे। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ना मानचित्र 1 दिया हुआ है। क्या मानचित्र 1 दिया हुआ है? देखिए यहाँ पर क्या है ना, मानचित्र 1 दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये मानचित्र 1 है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, और देखिए मानचित्र 2 है। ये इसकी चर्चा हम करेंगे अभी। मानचित्र 1 और मानचित्र 2 क्या है? व्हाट इज मैप ऑफ 1 एंड 2? ठीक है। तो ये मानचित्र 1 एंड 2 क्या है, इसमें क्या डिफरेंसेस देखे गए हैं? ठीक है, किसकी बात की जा रही है इसमें? चलिए देख रहे हैं ना, पूरा मानचित्र 1 देख रहे हैं ना, इस मैप को देख रहे हैं ना। देखिए इस मैप को किसने पहले सबसे पहले बनाया था? देखिए सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। मानचित्रकार। मानचित्रकार किसको बोलते हैं? जो व्यक्ति मानचित्र नक्शे बनाता है, यानी कि क्या करता है, नक्शे बनाता है। और मानचित्र जो 1 आपके सामने दिया हुआ है, देखिए सीटेट पेपर 2 की बात मैं कर रही हूँ, किस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं। अभी मैं उन्हीं लोगों के लिए पढ़ा रही हूँ, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस। जो लोग सोशल साइंस से एग्जाम देने देंगे, अब सितंबर 2026 की बात कर रही हूँ, अभी लेटेस्ट की, जो आपके पास 2 महीने भी अगर मान के चले तो नहीं है सही से। ठीक है, तो आप लोग तैयारी एनसीईआरटी पढ़िए। और सोशल साइंस में इतिहास का एक पार्ट होता है, उसमें इतिहास में आपके क्वेश्चंस बनते हैं 15 से 20 क्वेश्चन तो इतिहास से 101% आते ही आते हैं, इसलिए आपको इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है सोशल साइंस के लिए। ठीक है। चलिए कैसे क्वेश्चन सोशल साइंस में बनेंगे आपके पेपर 2 में, बात करते हैं हम यहाँ। देखिए मानचित्र 1 को किसने बनाया? भूगोलवेत्ता। ठीक है, भूगोलवेत्ता अल इदरीसी। क्या अल इदरीसी? ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस कैसे बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, देखिए बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है। देखिए तो भूगोलवेत्ता कौन है? अल इदरीसी की बात की गई है। अल इदरीसी, अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। कहने की बात यह है कि ये चैप्टर 1 में जो आपको ये जो मैप दिख रहा है ना, ये मानचित्र 1, ये हमारे भूगोलवेत्ता अल इदरीसी इनका नाम है, जो कि नक्शा बनाया था, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को कैसे दिखाया, पूरे विश्व का इन्होंने एक नक्शा बनाया, और हमारे भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक, यानी कि धरातल से समुद्र तक दिखाया है इस नक्शे में। ठीक है, भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने। राइट। चलिए ये थी हमारी बात हुई मानचित्र 1 की, इसके बारे में पढ़ाऊंगी, पहले ये समझ लीजिए ये मानचित्र 1 और मानचित्र 2 क्या है। अब देखिए यहाँ पर मानचित्र 2 की बात हम कर रहे हैं। 18वीं सदी के आरंभ में गिवलाम द लिसले के एटलस नूवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप बनाया गया। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया? गिवलाम द लिसले के एटलस नूवो के अनुसार ये उपमहाद्वीप बनाया गया। इसमें भी भारत की बात कही गई है। चलिए अब शुरू करते हैं, हम अपनी स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, ये मानचित्र समझ लिया ना आपने? ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं अब शुरुआत से। मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने कब बनाया था? 1154 में बनाया था। ठीक है। यहाँ जो नक्शा, यानी कि कहने का मतलब 12वीं ईस्वी में इन्होंने नक्शा बनवाया था। भूगोलवेत्ता थे अल इदरीसी। ठीक है, भूगोल के जानकार। ठीक है। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है।
ठीक है, दुनिया के एक बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया। अभी मैंने आपको बताया ना मानचित्र 2 वो फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया, ठीक है। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफी अंतर है। मतलब ये जो नक्शे दिखाए गए हैं ना, दोनों मानचित्र 1 और मानचित्र 2 एक ही इलाके के हैं, एक ही जगह के, इनमें काफी अंतर है। क्या? अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे। कहने का मतलब ये है कि अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत जो उसने शो कराया है ना, उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढते हैं। देखो, टॉप में ढूंढते हैं ना हम उत्तर भारत को, तो वहां उसने दक्षिण भारत को दर्शाया है। श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ उसने दर्शाया है, और श्रीलंका का द्वीप कहाँ रखा है उसने? ऊपर की तरफ रखा है, ठीक है। जो कि आज की डेट में हम अगर भारत के नक्शे को देखते हैं तो नीचे की तरफ श्रीलंका के द्वीप को दिखाया है, ठीक है। समझ में आई बात? जगहों के नाम अरबी में दिए हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि जो अल इदरीसी ने जो अपना मैप बनाया है उसमें किस भाषा का प्रयोग किया है? जगहों के नाम का किस भाषा में प्रयोग किया? अरबी में। और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। क्या? उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। कहने का मतलब है कि जो मानचित्र 1 है कि मानचित्र 2 जब बनाया गया था वो मानचित्र 1 के 600 वर्षों बाद बनाया गया था, काफी समय बाद बनाया गया था। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। देखिए, मैं एक बात और बताती, क्लास 6 में 11 चैप्टर 11 है उसका अभी हमारा मैप ऑफ इंडिया अभी रह गया है उसमें, तो मैं अलग से क्लास लेकर आऊंगी और आपको इंडिया का मैप बताऊंगी, क्योंकि एनसीईआरटी में वो दिया हुआ है तो ऑब्वियसली है कि सीटेट पेपर 2 में वहां से क्वेश्चंस बनेंगे, तो अलग से मैं उसको पढ़ाऊंगी उस मैप को, इंडिया के मैप को। और ये बताऊंगी कि करंट में कितने प्रदेश हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और दूसरा इनकी कैपिटल्स क्या है, कहाँ कहाँ ये स्थित हैं, और कितने हमारे पड़ोसी देश हैं, राज्य हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी उस मैप के अंदर। अलग से क्लास लेकर आऊंगी, वो सीटेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीटेट पेपर 2। ओके, चलिए। ये नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का प्रयोग किया करते थे। मतलब जो पेपर 2, ये जो सॉरी मानचित्र 2 जो दे रखा है ना, इसमें बताया कि यूरोप के नाविक है ना, व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। आपको पता है कि सबसे पहले जब यूरोप से आयात और निर्यात हुआ था तो सबसे पहले व्यापारी लोगों ने क्या समुद्र यात्राएं की थी। धरातल के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, भू क्षेत्र के बारे में, तो समुद्र यात्राएं वहां से करते थे। तो समुद्र यात्राएं जब कोई करेगा, आज की डेट में अगर कोई ट्रेन चलाएगा, बस चलाएगा, तो वो एक उसको डायरेक्शन तो मिलेगा ना, जैसे आज की डेट में हम मैप खोल लेते हैं फोन में, उसी तरीके से वो अपना एक नक्शा अपने साथ रखते थे, उस नक्शे के थ्रू देश और विदेश में जाया करते थे, राइट। ये थी हमारी मानचित्र 1 और 2 की बात। यहाँ से जो मानचित्र 1 और 2 से कैसे क्वेश्चन बनेगा, देखिए यहाँ से ऐसे बनेगा कि सबसे पहले विश्व का जो नक्शा बनाया था अल इदरीसी ने बनाया था, भूगोलविद था, उसमें उपमहाद्वीप में भारत को जो दर्शाया गया था, अल इदरीसी ने क्या किया था कि दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत को ढूंढते हैं, ऐसे दर्शाया था। ऐसा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, लिख लीजिए, कट कर लीजिए, जो भी है आप जिस तरीके से अपनी सहूलियत चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। और श्रीलंका को ऊपर की तरफ, जो कि आज की डेट में भारत के नीचे मतलब मैप के साइड में दर्शाया गया है, श्रीलंका को आप लोग देखते ही होंगे, टेंशन ना लीजिए, मैं मैप भी पढ़ाऊंगी क्योंकि मैप से भी क्वेश्चंस आएंगे आएंगे, ठीक है। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नजर डालें, क्या उन इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से थे। गंगा के मार्ग को देखो, इसे किस तरह से दर्शाया गया। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका कारण क्या है, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना, ये आप ढूंढ लीजिए, देखो इस तरीके से ये बहुत बारीकी से दे रखा है ये मैप में गंगा के इलाकों को। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान
भी बहुत बदल गया था। मतलब कहने का मतलब होता है कि दूसरे युग का मानचित्र जो हम कर रहे थे, जो वैज्ञानिक कर रहे थे, भूगोलवेत्ता कर रहे थे, उसमें भी काफी कुछ चेंजेस आ गए। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए उन सूचनाओं, संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए नई और पुरानी शब्दावलियों को देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। देखिए एक बात और इम्पोर्टेंट है, आप लोग कैसे क्वेश्चन बनने हैं मैं अभी दे रही हूँ। क्लास 6 का जो मैंने अभी कंप्लीट कराया है, क्लास 6 के 11 चैप्टर मैंने कंप्लीट कराए हैं, उसके नोट्स मैंने अभी नहीं बनाए हैं। अभी नोट्स में चैप्टर वाइज लेकर आपको चैप्टर वाइज मैं कंप्लीट करा दूंगी, आपके एग्जाम से पहले करवा दूंगी, और फिर उसके बाद PYQ भी करवा दूंगी। मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ कि जितना मैं आपको एग्जाम तक पढ़ाऊंगी ना, उसमें से आपके क्वेश्चंस फंसेंगे फंसेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे, 101% बनेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी मैंने ये नहीं कहा कि मैं पूरी 8th क्लास तक की मैं कंप्लीट कर दूंगी आपके एग्जाम तक। ठीक है, 6, 7, 8, ठीक है, इन क्लास की मैं NCERT कंप्लीट कर दूंगी, PYQ भी करवा दूंगी, और आपका इससे नोट्स भी करवा दूंगी चैप्टर वाइज। इतना मैं आपके एग्जाम तक क्लियर करा दूंगी। अब फिर देखना कितने क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। ठीक है, आपको भी लगेगा कि हाँ मैम से इतिहास पढ़ना चाहिए, मैम का इतिहास अच्छा है। ठीक है, मैंने भी CTET का एग्ज़ाम दिया, पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्वालिफाई हैं। मैंने भी सोशल साइंस से दिया है क्योंकि मैं हिस्ट्री टीचर हूँ। ठीक है, चलिए नई और पुरानी शब्दावली। और इससे पहले एक बात और है, प्लीज़ मैम का सपोर्ट कीजिए। आप क्लास को शेयर नहीं करते, शेयर करते रहिए, बाकी बच्चों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिलती रहिए। क्या नुकसान हो जाएगा इसमें कि बाकी बच्चों को भी अगर शेयर करेंगे तो फ्री में क्लास उसको मिल जाएगी। ठीक है, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल रही, आपके लिए भी बेनिफिशियल रही। अगर आपने क्लास पढ़ ली है, आपने बुक से पढ़ लिया है, तो अगर मेरी क्लास देखेंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, तो आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी पुराने स्टूडेंट्स को। ठीक, और जिनका जिनका अभी शुरुआत है, फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं CTET पेपर 2 को, तो उनके लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी, बहुत कुछ समझ में आएगा यहाँ से। ठीक है, मैं पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेट भी करती हूँ कि किस तरीके से आपको एग्जाम देना है। राइट, चलिए नई नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं, क्या सूचनाएं बदलती हैं, तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? बात यहाँ पर क्या की गई है, लैंग्वेज और मीनिंग्स के साथ क्या होता है। जब हमारी कोई इंफॉर्मेशंस होती है और कुछ इंफॉर्मेशन से संबंधित कुछ ऐसे संदर्भ होते हैं जो बदल जाते हैं, तो भाषा यानी कि लैंग्वेज और उसके अर्थ पर क्या फर्क पड़ता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। ऐतिहासिक यानी कि पुराने अभिलेख जो हैं ऐतिहासिक, और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। ठीक है, भाषाएं बिल्कुल सही बात है, भाषाएं देखो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, भाषाएं भी समय के साथ साथ बदलती हैं या नहीं, बिल्कुल बदलती हैं। ठीक है, जैसे फॉर द एग्जाम्पल देखो, मध्य युग की फारसी भाषा आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यहाँ पर जो बात की गई है भाषा के बारे में, कि जो मध्य युग की जो फारसी थी, फिर आधुनिक भाषा में, आधुनिक जब टाइम में, आधुनिक युग में जब फारसी भाषा आई, तो उसमें काफी कुछ फर्क देखा गया है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है। ठीक है, यानी कि हमारे ग्रामर में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते थे। कहने का मतलब है कि उसके मीनिंग्स में ही नहीं, सिर्फ उसके अर्थ भी बिल्कुल बदल जाते थे। ठीक है, शब्द भंडार में ही नहीं, बिल्कुल उसके अर्थ भी बदल जाते थे। जैसे कि उदाहरण के लिए देखो, हिंदुस्तान शब्द ले लीजिए, हिंदुस्तान ऐसे समझ लीजिए किस तरीके से अर्थ बदलते थे। हिंदुस्तान शब्द लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि इस हिंदुस्तान शब्द का जो अर्थ है बिल्कुल बदल गया। देखो पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग होता था ना फारसी भाषा में, और आज जब आधुनिक में हम अपने हिंदुस्तान का जो अर्थ लेते हैं राष्ट्र राज्य के रूप में, भारत के अर्थ में लेते हैं। हिंदुस्तान को हमने अब क्या माना है, भारत। अब हम बोलते हैं भारत। देखो इसका मीनिंग्स बिल्कुल बदल गया, बदल गया ना, बदल गया। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। देखिए, उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया
जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र में आते थे। ठीक है, देखो इतनी सी बात समझ में आई आपके? समझ में आई ये वाली बात आपके? देखिए मैं समझाती हूँ। कहने का मतलब ये है कि भाषा और अर्थ भी बदल जाते हैं सूचनाओं के साथ साथ। ठीक है, जैसे मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न थी, बिल्कुल सही बात है। अब कहने का मतलब है व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं बदलाव आते हैं, उसके अर्थ भी बिल्कुल बदल जाते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान शब्द ले लीजिए, पहले हिंदुस्तान शब्द प्रयोग होता था हमारे भारत के लिए, और आधुनिक काल में हम अपने राष्ट्र राज्य के रूप में भारत इसको बोलते हैं, भारत के अर्थ में लेते हैं। किसको? हिंदुस्तान को ही भारत बोलते हैं। ठीक है, ऐसे समझिए इजी लैंग्वेज में। अब बात यहाँ पर आती है कि जैसे एक इतिहासकार थे, 13वीं सदी के एक इतिहासकार थे, फारसी इतिहासकार, ठीक है, जिनका नाम था मिनहाज ए सिराज। अब क्वेश्चन यहाँ बनता है कि मिनहाज ए सिराज ने किस शब्द का प्रयोग किया था? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। किसका? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा, नंबर 2 कैसे बनेगा? मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कब किया था? 13वीं सदी में किया था। मिनहाज ए सिराज कौन थे? कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? फारसी भाषा का प्रयोग करते थे, और उन्होंने हमारे भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इन्होंने जब मिनहाज ए सिराज ने भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग क्यों किया था? अब बात आती है क्यों किया था। इतिहास में यही तो होता है, इतिहास में क्यों, कैसे, कब, कहाँ, यही सब चर्चाएं चलती हैं। तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था क्यों? उनका मतलब था हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने जो मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग किया था ना, वो 3 जगह से किया था। कहाँ से? पंजाब नंबर 1, नंबर 2 हरियाणा, नंबर 3 गंगा यमुना के बीच के स्थित इलाकों के लिए किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, गंगा यमुना की कौन सी जगह के लिए किया था? बीच में स्थित इलाकों के लिए। ठीक है, अब बात आती है किस अर्थ में क्यों किया था इसने? उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था, राजनीतिक अर्थ में किया था उसने। अब यहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है कि मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किन जगह के लिए किया और क्यों किया था? तो पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच के स्थित इलाकों के लिए किया था और राजनीतिक अर्थ के लिए किया था। राइट, इन इलाकों का इस्तेमाल जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। कहाँ आते थे? दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। ठीक है, तो दिल्ली के सुल्तान क्या थे उस समय? क्या था? फारसी भाषा थी, फारसी लैंग्वेज थी, है ना। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। सल्तनत जब युग आता है, सल्तनत काल की जब स्थापना होती है, तो सल्तनत काल के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। ठीक है, तो जो क्षेत्र थे ना वो बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। वेरी इंपोर्टेंट, हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। वेरी इंपोर्टेंट, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। दक्षिण भारत कभी नहीं इसमें काउंट किया गया। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। देखो अब बाबर भी आ गए यहाँ पर। अभी तक तो मिनहाज सिराज थे जिन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस किस के लिए किया, समझ गए ना, अंडरस्टूड। अब दूसरे आते हैं बाबर। मिनहाज सिराज की जो बात करें ये 13वीं सदी के थे, ठीक है, फारसी इतिहासकार। अब यहाँ पर आता है बाबर। बाबर जो कि 16वीं सदी के आरंभ में आता है बाबर। तो जब वो हिंदुस्तान आता है, देखो स्टोरी टेलिंग की तरह सुना रही हूँ मैं आपको, जब 16वीं सदी के आरंभ में जब वो आता है तो बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। क्यों किया? कुछ तो उसने यहाँ देखा होगा ना। क्या देखा उसने? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग क्यों किया, किसके लिए किया है? उसने भारत में जो भूगोल है, उपमहाद्वीप का जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो भूगोल है, पशु पक्षी हैं और यहाँ के जो निवासियों की जो संस्कृति है, जो निवासियों की संस्कृति है उसका वर्णन करने के लिए बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। देखो दो लोगों ने अलग अलग तरीके से हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, राइट, समझ में आया क्वेश्चंस?
तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनता है। आपको देखो दोनों क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, बाबर की जगह मिनाज कर दिया जाएगा, मिनाज की जगह बाबर कर दिया जाएगा और क्वेश्चन को उलट पुलट दिया जाएगा और फिर आपसे क्वेश्चन यहीं से बना के पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यह प्रयोग यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक शब्द के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम देखते हैं या जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए समझाती हूँ क्या है इसका मतलब। देखो, अब बात आती, अब तीसरा बंदा और आ गया यहाँ पर। अभी तक मिनाज इस रास्ते बाबर था, कैसे कैसे हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। अब देखो, अब यहाँ पर हम बात करते हैं 14वीं सदी की। अमीर खुसरो का वर्णन कब मिलता है? 14वीं सदी में, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं एनसीईआरटी में। कबीर, अमीर खुसरो, इनके द्वारा भी शब्द हिंद के ही कुछ समान था। तो यह प्रयोग जो देखा गया ना, 14वीं सदी के जो कवि अमीर खुसरो थे, उनके द्वारा शब्द प्रयोग किया गया था हिंदुस्तान के लिए हिंद शब्द। तो हिंद के ही कुछ कुछ समानता हिंदुस्तान शब्द, राइट। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवि अमीर खुसरो ने कौन से शब्द का प्रयोग किया था हिंदुस्तान के लिए? तो हिंद हिंद शब्द का प्रयोग किया था। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक सांस्कृतिक शब्द के रूप में पहचाना जा रहा था, वह हिंदुस्तान शब्द से भी राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम देखते हैं। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, अभी तक इन लोगों ने भारत को कैसे पहचाना? भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप में, ठीक है, और राजनीतिक अर्थ में। तो इसने राजनीतिक अर्थ में किसने पहचाना था? मिनाज इस राज ने। ठीक है, वह हिंदुस्तान शब्द से राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जोड़ते थे, ठीक है, जो आज हम देखते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जो अर्थ हम आज देखते हैं हिंदुस्तान शब्द से, राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ, वो पहले नहीं जुड़े थे जो आज जुड़ चुके हैं। ठीक है, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ले लीजिए। बिल्कुल सही बात है, इतिहासकारों को सावधान इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि अतीत में जो कुछ शब्द थे ना, और आज की डेट में देखें तो वो शब्द कुछ अलग ही अर्थ निकालते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि विदेशी शब्द को ले लीजिए। एक विदेशी शब्द का उदाहरण इन्होंने दिया है, इसका उदाहरण ले लीजिए। रेजर लेती हूँ, एक मिनट। ठीक है, विदेशी शब्द का यहाँ पर एक सीधा साधा शब्द ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में, मध्य युग की बात जब की जा रही है, मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ऐसा व्यक्ति को हिंदी में परदेसी या फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि देखिए इसमें क्या बताया गया है। एक विदेशी, एक सीधा साधा शब्द ले लीजिए। पहले अतीत में कैसे वर्णन करते थे, मतलब अर्थ बहुत कुछ अलग हो जाते हैं। अतीत के जो शब्द अर्थ हैं वो अलग हो जाते हैं आज की डेट में देखें तो। जैसे विदेशी शब्द ले लीजिए। विदेशी शब्द का मतलब होता है, आज की डेट में विदेशी शब्द का क्या मतलब होता है, सभी को पता होगा कि विदेश से आया व्यक्ति क्या होता है, भारतीय नहीं होगा वो। ठीक है, तो मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। मतलब कहने का मतलब है आज की डेट में विदेशी जो कहलाता है जो भारतीय ना हो, लेकिन मध्य युग में इसको कैसे चर्चा की गई है, विदेशी की जो चर्चा की गई है, अनजान व्यक्ति, वो एक अनजान व्यक्ति कोई भी हो, कहीं का भी अनजान व्यक्ति जो समाज संस्कृति का अंग ना हो, जो भारत की समाज संस्कृति का अंग ना हो, उसे विदेशी कहते थे। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हिंदी में, विदेशी को हिंदी में क्या कहते हैं? देखो, अब क्वेश्चन देखो यहाँ से बन सकता है सीटेट में। देखो ऐसे बनेगा क्वेश्चन यहाँ से। विदेशी, ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ कैसे बनेगा? विदेशी, विदेशी को हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? परदेसी। और विदेशी को हम फारसी में क्या कह सकते हैं? अजनबी। ठीक है, विदेशी को हिंदी में परदेसी और विदेशी को फारसी में अजनबी,
ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ध्यान रखिएगा, नोट्स करवाऊंगी मैं, टेंशन न लीजिए, साथ के साथ बता रही हूँ क्योंकि आप अपना पढ़ते चलिए, सॉरी, आप खुद से पढ़ते चलेंगे ना, थोड़ा थोड़ा अभी रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा जब मैं नोट्स लेकर आऊंगी तो तब हो जाएगा, फिर जो बचेगा PYQ से हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा इतिहास आपका सीटेट पेपर 2 के लिए, राइट। इसलिए किसी नगरवासी के लिए इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। मतलब किसी नगरवासी के लिए वनवासी क्या होता था, विदेशी होता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। हाँ, कहने का मतलब है बिल्कुल सही है, गांव में रहने वाला किसान अलग अलग अगर उसकी धार्मिक और जाति परंपरा है और उससे जुड़े हुए, फिर भी वो अलग विदेशी नहीं होते थे। ठीक है, ये चीज मध्य युग में बोली गई है। मध्य युग में क्या बोला गया है इसको, अनजाना व्यक्ति हो वो जिसकी समाज और संस्कृति अलग हो वो विदेशी कहलाता था। लेकिन आज की डेट में विदेशी क्या कहलाता है, जो भारतीय ना हो। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज क्लास यहाँ तक ही करूंगी। इतिहास और उनके स्रोत, ये जो मैं टॉपिक होगा और इससे आगे का जो टॉपिक होगा वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं इतना कर रहे हैं, मैं आपके लिए कितना कुछ कर रही हूँ। आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपका चैप्टर वाइज बिल्कुल पूरा चैप्टर एक दिन में लेकर आ सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ नेट इंटरनेट इश्यूज हैं, तो इसलिए मैं पूरी क्लास एक बार में नहीं करा सकती हूँ। पार्ट वाइज लेकर आती हूँ, चैप्टर वाइज को, राइट। लेकिन बट नोट्स में आपके चैप्टर वाइज लेकर आऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखूंगी मैं। तो प्लीज क्लास को, लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मैम भी कितनी हेल्प करती हैं, और बाकी बच्चों को भी शेयर करिए जो न्यू स्टूडेंट्स हैं। न्यू स्टूडेंट्स को भी क्लास मिलेगी। ठीक है, उनके लिए भी क्लास बेनिफिशियल रहेगी। तो आज देखिए हमने क्या कुछ पढ़ लिया। मानचित्र 1 और मानचित्र 2 के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, इतिहासकार के बारे में भी पढ़ा, जैसे अल इदरीसी इतिहासकार जिन्होंने विश्व का नक्शा बनाया था। ठीक है, उसके आधार पर हमने इतना कुछ पढ़ा। विदेश के बारे में भी पढ़ा, अर्थ के बारे में भी पढ़ा, विचार और भाषा के बारे में भी हमने पढ़ा, और हमने मिनाज ए सिराज के बारे में पढ़ा, और हमने बाबर के बारे में भी पढ़ा, और अमीर खुसरो के बारे में भी पढ़ा इसमें। ठीक है, तो ये 3-4 हमारे जो इतिहासकार हैं इनके बारे में, कवि के बारे में हमने पढ़ा। इतने से टॉपिक में कितना कुछ हमने पढ़ा, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। समझ रहे हैं ना। और कोई भी हेल्प चाहिए मैम से तो आप मुझे बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। ठीक है, A to Z कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी पढ़ने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगी। आई विल सपोर्ट ऑलवेज। ठीक है, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम पार्ट 2 में, पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, पार्ट 2 में जो हमारा रहेगा वो मैं पढ़ाऊंगी इतिहासकार और उनके स्रोत। तो इसके बारे में आप लोग पढ़कर आइए, इतिहासकार और उनके स्रोत क्या हैं, इतिहासकार कैसे होते हैं और स्रोतों का वो किस तरीके से जांच पड़ताल और खोज करते हैं। ठीक है, स्रोत क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, तो बताइए, जो समुद्रगुप्त हैं, समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था, और समुद्रगुप्त के बेटे का नाम क्या था, और समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ क्लास 6 में। अगर आपने क्लास को अच्छे से रीड किया होगा तो आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।